कि रात 12 बजे भी अख्तरुल ईमान साहब का अगर फोन आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे कदम घर पर नहीं रुकेंगे। एमआईएम आई थी तो हम समझते हैं कि लोग एमआईएम बोलना नहीं जानते थे। बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना कार्यकर्ता के कोई नेता इलेक्शन नहीं जीत सकता है। कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, वो बंधुआ मजदूर नहीं है तो हम उसका झंडा लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार किसी का झंडा पकड़ लिए हैं तो हम उसके गुलाम हो गए हैं। शायद वो लोग हम लोगों को उस लायक नहीं समझे। कार्यकर्ता कोई भी किसी पार्टी के जब कोई झंडा पकड़ता है तो वो आइडियोलॉजी पे पकड़ता है कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पार्टी के लिए, एमआईएम के लिए, लेकिन जिस तरह से पार्टी का फैसला हुआ उसी से थोड़ी सी नाराज़गी हुई। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले और चुनाव के दौरान तय करने वाले कि कौन से नेता को टिकट मिलेगी, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा, ये सारी चीज़ें जो है चुनाव से पहले हर पार्टी में लगभग होते रहता है, चलते रहता है। आज हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष है या नहीं भी है, क्योंकि ये अपने तरफ से जो है रेजिग्नेशन दे दिए हैं, लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से अभी इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब इसके पीछे वजह क्या है और क्यों जो है प्रखंड अध्यक्ष चुनाव से ऐन वक्त पहले जो है ये फैसला लेते हैं, जबकि पिछले 10 सालों से लगातार पार्टी को खास करके बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मजबूत करने के लिए और पार्टी को यहाँ पर जो है हर तरह के लिए कामयाब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। सदैव जो है तत्पर रहा, हर चीज़ों के लिए, हर काम के लिए, हर समस्या के लिए, हर समाधान के लिए लोगों से मिलते जुलते रहे, लोगों को पार्टी के बारे में, पार्टी के नेताओं के बारे में जागरूक करते रहे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो है प्रखंड अध्यक्ष जी खुद पार्टी के आला कमान से नाराज है और पार्टी के कई बड़े ऐसे जो है एक्टिविटी है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि चुनाव से पहले पार्टी के अंदर इस तरह की सुधार होनी चाहिए। तो आइए कई सवालों के जरिए हम इनसे ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 2025 का चुनाव इनके लिए, पार्टी के लिए और आला कमान के लिए, जो कि हर कोई हर तरह से दावे कर रहे हैं कि इस बार एआईएमआईएम जो है पूरे बिहार में बहुत ही अच्छा काम करके, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके सदन में एक अपनी मजबूत किला खड़ा करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तौसीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई कि आपने समय निकाल कर मेरे पास आए और आपके चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं उन तक हमारी जो बात है आप पहुंचा रहे हैं और इलाके की जो समस्याएं, जो मामले, जो भी दिक्कतें हो रही है आपके चैनल के द्वारा आम लोगों सहित यहाँ के पदाधिकारियों, नेतागणों और सरकार तक पहुँच रही है। इसके लिए आपकी चैनल इरशाद की रिपोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरह कोई अगर पोस्ट में रहता है तो उसे प्रमोशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, उनका प्रमोशन का सबसे बेस्ट जो एक टाइम आता है वो होता है इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन से पहले आपका इस्तीफा देना, रिजाइन देना, इसके पीछे कोई खास वजह आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए हम लोगों ने क्या कुछ किया ये यहाँ की अवाम भी जान रही है और यहाँ के मजलिस के जो नेतागण हैं वो भी जान रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आया था जब पार्टी टूट के कगार पर आ गई थी, तो उस समय हमारे जितने भी बड़े लीडरान हैं उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया कि भाई पार्टी को टूटने से बचाइए, अपने कार्यकर्ताओं को समेटिए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखिए और 2025 के इलेक्शन में जो है फिर आप सबके मशवरे के तहत ही जो है कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, कैंडिडेट उतारा जाएगा। इसमें हमारे संगठन के कई लोग दावेदार थे। ऐसा नहीं है कि हमारे संगठन में जो लोग थे वो सक्षम नहीं थे या इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। कई लोग दावेदार थे, उन लोगों ने काफ़ी उन लोगों ने अपने स्तर से मेहनत भी की, लेकिन जिस तरह से पार्टी का फैसला हुआ उसी से थोड़ी सी नाराज़गी हुई और स्वाभाविक बात है, नाराज़गी होगी ही, क्योंकि बगैर मशवरे के आप जब काम करेंगे तो उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं
किसी को ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा। और उसी से वही नाराज होकर जो है हम लोगों ने जो है एक सामूहिक तौर पर रेजिग्नेशन किया था। हालांकि बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब ने कहा और कई इंटरव्यू में भी कहा, चैनलों के माध्यम से भी कहा कि भाई उन लोगों को रिजाइन देने से क्या होगा, मैं उनको रिजाइन को एक्सेप्ट करूंगा तब ना। तो अब बाकी उन लोगों का मामला है और हम लोग तो अभी फिलहाल 4 महीने से घर बैठे हुए हैं और अब देखते हैं आगे क्या कुछ हो पाता है। जैसे अभी आपने कहा कि जो सदर साहब है उन्होंने कहा है कि जब मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो उनका रिजिग्नेशन कैसे होगा। तो जब आप सब मिलके सामूहिक रूप से त्याग पत्र उनको सौंपा तो उनके तरफ से कोई पहल कोशिश की कि जो है आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट की जाए, आपसे बातचीत की जाए सारी चीजों को सुलझाने के लिए? नहीं, देखिए कोशिश तो हर कोई अपने अपने तय करते हैं। जाहिर सी बात है कि पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, कैंडिडेट चाहे वो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हो उनको इलेक्शन जीतना है, तो उनके तरफ से तो अपनी मेहनत रही है और कई लोगों ने हमसे भी राब्ता किया है और हमारे जो संगठन के लोग हैं उनसे भी लोग राब्ते में हैं। और अभी हम लोग ही कुछ फैसला नहीं कर पाए हैं कि हम लोगों को क्या करना है नहीं करना है, और हम लोग भी समय का भी इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं, इलाके के हालात को देख रहे हैं, प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं। और चूँकि अभी गठबंधन का भी फैसला नहीं हुआ है और ना ही गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हुआ है, ना ही अभी कैंडिडेट उतारा गया है, तो हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी कौन कौन बहादुरगंज विधानसभा से कैंडिडेट होते हैं और फिर मिलजुल के हम लोग बैठेंगे और कोई निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है, किधर जाना है। चूँकि यकीनन बात है कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पार्टी के लिए, एमआईएम के लिए, और आगे बहुत कुछ सोचे थे कि पार्टी को किस बुलंदी पे ले जाना है, लेकिन बीच में हालात ऐसे बन गए कि न चाहते हुए भी हम लोगों को रिजाइन करना पड़ा है। तो जैसे आप कह रहे कि इस तरह के हालात सामने लेकर आ गए कि हमें जो है रिजाइन देना पड़ा, तो जब टिकट देने का ऐलान किया गया यहाँ पे बहादुरगंज विधानसभा में, तो उससे पहले आप लोगों से किसी भी तरह की डिस्कशन करने की कोशिश नहीं की गई? शायद वो लोग हम लोगों को उस लायक नहीं समझे कि हम लोगों से कोई राब्ता करते या किसी तरह का कोई डिस्कशन करते या हम लोगों का कोई मशवरा करते। चूँकि शुरू दिनों से जो हम लोगों को कहा गया कि भाई टिकट का जब भी ऐलान होगा तो आप लोगों को विश्वास में लेकर और संगठन के लोगों की मौजूदगी में मशवरा के तहत टिकट का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ पहल उन लोगों की तरफ से नहीं हुआ और इसी से जो है हमारे लोग नाराज़ हुए, हम लोग जो है दुखी हुए। और जो है अब क्या कहें, जिस पार्टी के लिए हम इतनी मेहनत की हो, रात दिन ये किया हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बोलना हम नहीं समझते हैं कि हम लोगों के मुंह से अच्छा लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग बोल भी नहीं रहे हैं और खामोश अभी हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ हो पाता है। चलिए, इसमें अगर आप ज़्यादा बोलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे तो देखिए कि जब आप इस्तीफा दे दिए, उधर से इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया गया है, तो यानी आप बंधे हुए हो। तो आप चुनाव तक इसी तरह बंधे हुए रहोगे या फिर खुद को आज़ाद करके किसी और पार्टी या किसी और संगठन के साथ जुड़ोगे? देखिए, कार्यकर्ता जो होता है कोई बंधा हुआ नहीं होता है। कार्यकर्ता कोई भी किसी पार्टी के जब कोई झंडा पकड़ता है तो वो आइडियोलॉजी पे पकड़ता है, मिजाज मिलने पर। नेता की पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी जब हमें अच्छी लगती है तो हम उसका झंडा लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार किसी का झंडा पकड़ लिए हैं तो हम उसके गुलाम हो गए हैं। अगर कोई ये समझता है कि हम किसी के जज्बात को भड़का कर, हम किसी को जो है ख्वाब दिखाकर सिर्फ अपने पीछे अपना झंडा उठवाएंगे तो उनकी मतलब जो है गलतफहमी है। कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, वो बंधुआ मजदूर नहीं है। जब तक आपके आइडियोलॉजी को वो फॉलो करेगा, आपकी आइडियोलॉजी उनसे मिलेगी, तब तक वो आपके साथ में है। जिस दिन अंतर हुआ उस दिन वो आपके साथ में नहीं है। क्योंकि मैंने खुद जो है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्टी एमआईएम को ही पकड़ा था, इससे पहले मैंने कांग्रेस के लिए लंबा अरसा गुजारा है। माननीय पूर्व विधायक तौसीफ आलम के साथ में एक लंबा समय गुजारा और 2015 विधानसभा तक मैंने उनके साथ में काम किया। या तो कह लीजिए कि तौसीफ के लिए काम किया, या तो कह लीजिए कि उस जमाने के जो गठबंधन की सीट कांग्रेस को बहादुरगंज में थी उसके लिए काम किया। मैंने एक लंबा अरसा उनके साथ में भी गुजारा है
और अच्छा खासा वक्त मैंने एमआईएम को दिया है, और आगे अब क्या करेंगे ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने रिजाइन कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जोश और जज्बात में नहीं, हमने भी कुछ सोच के ही रिजाइन किया होगा, या अख्तरुल ईमान साहब हमारे रिजाइन को एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आज भी हम लोगों के लिए उनके दिल में जगह है, इस वजह से हम लोगों के रिजाइन को कबूल नहीं कर रहे हैं। वरना यहाँ तो लोग रिजाइन की बात करते हैं और उनको पार्टी से हटा दिया जाता है, तो ऐसा हम लोग के साथ में अभी वो नहीं किए हैं। और मैं इसके लिए अख्तरुल ईमान साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि चलिए इतना कुछ होने के बाद में भी अगर हम लोगों के लिए आपके दिल में जरा सी जगह है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि अख्तरुल ईमान जैसे लोगों के दिल में आज भी मेरे लिए जगह है। जैसे जब ये क्लियर हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि तौसीफ आलम साहब को जो है एआईएमआईएम की टिकट बहादुरगंज विधानसभा से मिल गई है, तो एक तरफ जो है आला कमान है, माननीय बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब है, दूसरी तरफ आप जैसे सीनियर लीडर, सीनियर कार्यकर्ता है, तो तौसीफ आलम साहब के तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव या पहल किया गया हो कि दोनों के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे फिर से संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाए? नहीं, देखिए संगठन पे तो अभी कोई बात नहीं हो रही है। अलबत्ता पूर्व विधायक तौसीफ आलम के द्वारा जो है पहल की जा रही है, चूँकि तौसीफ आलम साहब का जो ताल्लुक हमारा घर से है, पारिवारिक ताल्लुक शुरू दिन से रहा है, आज से नहीं एक ज़माने से रहा है, और उन्होंने पहल की है। हमारे वालिद साहब से भी वो मिले हैं और हमसे भी वो मिले, एक बार नहीं कई बार वो आए हैं घर पर, उनके तरफ से जो है पहल की जा रही है। लेकिन संगठन के ताल्लुक से अभी किसी तरह की कोई बात नहीं हो पा रही है, या सीनियर जो लीडर हैं, चाहे जिन्होंने उनको टिकट दिया हो वो हो, चाहे बिहार को जो देख रहे हैं वो हो, उन लोगों की तरफ से बिल्कुल किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। उन लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई मतलब राब्ता जो है हम लोगों से नहीं की जा रही है। हाँ, माननीय विधायक तौसीफ आलम के द्वारा जो है निरंतर लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे वो अगर निरंतर लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब लंबे अरसे से आप तौसीफ आलम के साथ जो है काम किए, उनके साथ जुड़े रहे, तो जब उन्हें एआईएमआईएम के लिए जो है चुना गया, यहाँ का सरबराह बनाने के लिए, नेता बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वही एक बेस्ट ऑप्शन था या उससे बेटर या बेस्ट और भी ऑप्शन था, लेकिन एआईएमआईएम के जो आला कमान है या जिन्होंने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया उन्होंने ध्यान नहीं दिया? देखिए, बेस्ट क्या होगा ये तय ना हम कर पाएंगे, ये तय ना कोई और कर पाएगा, ये तय करना बहादुरगंज की आवाम का काम है। और चूंकि इलेक्शन सर पर है तो इलेक्शन में पता चल जाएगा कि बेहतर क्या हो पाता है। जाहिर सी बात है कि अगर बिहार को लांग करके हैदराबाद के लोगों ने अगर उनको टिकट दिया, हैदराबाद के नेताओं ने डायरेक्ट टिकट देने का काम किया है, तो वो तो बेस्ट समझ के ही ना दिए होंगे। अब वो कितना खड़ा उतर पाते हैं वो तो तय यहाँ की आवाम करेगी, यहाँ के लोग करेंगे। अगर लोगों की खिदमत में लगे हुए रहेंगे, लोगों ने अगर उनको कबूल किया, लोगों ने अगर वोट देकर जिताया, तो फिर समझिए कि बेस्ट ही बेस्ट है। अगर लोगों ने नकारा तो फिर समझिए कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह गई है, कहीं कोताही रह गई है, कहीं इग्नोर करना महंगा पड़ गया है। तो ये तय करना बहादुरगंज की आवाम का काम है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ जो है बहुत नज़दीकी ताल्लुकात जो है बना के रखे तमाम एआईएमआईएम के सीनियर लीडर के साथ, तो वाकई जो है आप इस बात से जो है वाकिफ है, इस बात से आप अवेयर है कि टिकट बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं एआईएमआईएम में गड़बड़ी होती है एन वक्त में? नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई चूंकि टिकट के मामले जो हैं वो लोग आगे ही फैसला करते हैं, टिकट के मामले में हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अलबत्ता पिछले विधानसभा में 2020 के इलेक्शन में मशवरा जरूर हुआ था हम लोगों से कि क्या बेहतर होगा, किनको टिकट देने से सीट निकाल पाएंगे। लेकिन बाकी क्या बात होती है, क्या कुछ किस बिना पर वो लोग टिकट देते हैं, क्या नाप तोल करके टिकट देते हैं, ये तो वही लोग बेहतर बता पाएंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है और कुछ ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे आप लोग पार्टी से अलग अलग हो गए, तो सीमांचल में जो है खास तौर पर एआईएमआईएम जो है मजबूत है और मजबूत होने की कोशिश भी कर रही है, तो चुनाव से पहले पार्टी में इस तरह के चीज़ों को अंजाम देना आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है और दूसरे पार्टी को गलत मैसेज जाएगा?
बिल्कुल जिस तरह के हालात बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका मैसेज तो गलत ही जाएगा, यकीनन बात है। और रही बात मजबूती की, तो हम समझते हैं कि एमआईएम ही नहीं, कोई भी पार्टी उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे। बिना कार्यकर्ता के कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना कार्यकर्ता के कोई नेता इलेक्शन नहीं जीत सकता है। तो जिसके के कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव होंगे और लगन के साथ मेहनत करेंगे, यकीनन वो पार्टी मजबूत होगी। अगर कोई व्यक्तिगत रूप में ये सोच ले कि मेरे वजह से पार्टी मजबूत है, तो ये उनकी भूल है। अकेले वो नैया पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खास करके बहादुरगंज और टेरागाछ में हमने जो देखा है कि यहाँ की आवाम जब फैसला लेती है तो सोच समझ कर फैसला लेती है, और बंटने का काम यहाँ लोग नहीं करते हैं। यहाँ जब भी इलेक्शन हुआ है, लोग एकजुट होकर एक पार्टी और एक कैंडिडेट के बारे में फैसला करते हैं, बंटने का काम नहीं करते हैं। इसलिए बिना कार्यकर्ता के पार्टियां या कोई भी नेता मजबूत नहीं हो सकता है। और किसी के जहन में अगर ये बात है कि मेरे वजह से जो है पार्टी मजबूत हो गई है, फला साहब की वजह से लोग वोट कर रहे हैं, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें। क्योंकि भाई आज जब यहाँ एमआईएम आई थी तो हम समझते हैं कि लोग एमआईएम बोलना नहीं जानते थे, लेकिन बहादुरगंज के कार्यकर्ताओं ने और सीमांचल के खास करके कार्यकर्ताओं ने घर घर घूमकर लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलना सिखाया। कौन ये मैसेज को कौन पहुंचाया? असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचों को, असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को, उनके आइडियोलॉजी को और अख्तरुल इमान साहब की मोहब्बत को अगर घर घर तक पहुंचाने का काम किया है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए बिना कार्यकर्ता के ये संभव नहीं है कि कोई पार्टी बुलंदी को छू सकती है। जैसे आप कहा कि आपकी नज़र में कार्यकर्ता जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और सबसे ज़्यादा वैल्यू उन्हें देनी चाहिए। तो देखिए, बहादुरगंज विधानसभा में जो कार्यकर्ता है वो दो जगह बट गए हैं। एक जो सामूहिक रूप से आपके साथ आकर के जो है रिजिग्नेशन दे दिया है, दूसरा वो जो अभी भी एआईएमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ग्रुप के कार्यकर्ताओं को आप एक सीनियर लीडर होने के नाते, यहाँ के जिम्मेदार लीडर होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मैसेज यही देना चाहूंगा कि यहाँ के नेताओं को समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ता जो होते हैं, कई तरह के कार्यकर्ता होते हैं। एक अपने मुफाद के लिए होते हैं और एक कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो समर्पित होते हैं, चाहे वो अपने नेता के लिए समर्पित हो, चाहे वो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हो। जिनके पास समर्पित कार्यकर्ता होंगे उनको कोई हिला नहीं सकता है, उनको कोई पीछे ढकेल नहीं सकता है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को, मैं सिर्फ एमआईएम के नहीं, या एमआईएम जो छोड़ दिया है सिर्फ उसको नहीं, या एमआईएम से जो बने हुए हैं उसको नहीं, सभी कार्यकर्ताओं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आप पहले जिस पार्टी में भी आप हैं उनकी नीति को देखें और उनके जिनके लिए आप काम करें समर्पित होकर काम करें, लगन से काम करें और मेहनत करें, ताकि आपकी पार्टी को भी फायदा हो और आपके नेता को भी फायदा हो। और मैं ऐसे तमाम नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि आप चिन्हित कीजिए कि आपके लिए कौन क्या कर सकता है, दिन को दिन और रात आपके लिए कौन मेहनत कर सकता है। अगर आप ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान पाएंगे तो ना आपका भला होने वाला है, ना आपकी पार्टी का भला होने वाला है। इसलिए समय रहते इन बातों को समझना पड़ेगा। और जो कार्यकर्ता आपके लिए 15-15 साल, 10-10 साल मेहनत किया हो, आप इस तरह से अगर उनको इग्नोर करते हैं तो यकीन जानिए कि उससे आपको भला तो नहीं होगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कार्यकर्ताओं की आह जो है आपको ले डूबे। देखिए, अभी एआईएमआईएम के एक सीनियर लीडर से कुछ दिन पहले जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एमआईएम पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना दे करके, टिकट ना दे करके ऐसे नेता या फिर ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करती है जो चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्चा करने की काबिलियत और सलाहियत रखते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव अगर होता है तो यकीनन बात है कि पैसा तो मैंने रखा ही है, लेकिन सिर्फ पैसा से ही चुनाव जीत जाएंगे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कार्यकर्ता भी चाहिए और मजबूत लोग भी चाहिए, मेहनतकश लोग भी चाहिए, मेहनतकश कार्यकर्ता भी चाहिए। तो और सबसे पहली बात है कि
बगैर मशवरा के अगर कोई काम करते हैं तो आप जितना भी ताकत लगा दे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा लेने वाला भी होना चाहिए और पैसा का इस्तेमाल करने वाला भी आदमी होना चाहिए, वरना इलाके में तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं लेकिन सब कोई जो है पद नहीं हासिल कर पा रहे हैं। इसलिए पैसा को फैक्टर ना बनाया जाए। आप अपनी ईमानदारी तो एक बार दिखा दीजिए, अरे एक बार कम से कम किसी विश्वास तो करके देख लीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट क्या होता है। तो आगे समझना चाहूँगा कि मानिए बिहार के गार्जियन, बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब अगर ये इंटरव्यू देखते हैं और जब आपकी डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है टेबल में बैठ के, तो अगर मानिए वो इंटरव्यू देखते हैं तो आप उनके लिए क्या खास मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब के लिए मैं क्या मैसेज दूँ, वो हमारे सीनियर हैं, बड़े लीडर हैं और हम लोगों के दिल में वो बसने वाले इंसान हैं। हम लोगों ने हमेशा उनकी इज्जत की है और आज भी मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से कहता हूं कि रात 12 बजे भी अख्तरुल ईमान साहब का अगर फ़ोन आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे कदम घर पर नहीं रुकेंगे, वो जहां बुलाएंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। अब रहा कि पार्टी में जिस तरह के पिछले कई महीनों से ये बातें हुई, जिस तरह से ये मामले हुए हैं पार्टी में, तो अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने जो नाराज कार्यकर्ता है उनको वो अपने मंच पे लाएंगे, समेट पाएंगे या फिर उनको छोड़ देंगे कि भाई वो जहाँ चाहे वहाँ सेटल हो जाए, जहाँ चाहे वो चले जाए। ये उन लोगों का मामला है। इसमें मैं उनको एक अदना सा कार्यकर्ता के हैसियत से मेरी वो मुकाम, ये वो हैसियत, वो ये नहीं है कि मैं उनके लिए कोई मैसेज छोड़ पाऊँ। तो जैसे जो है सारी बातचीत जब हुई और जो भी डिस्कशन हुआ तो उसमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, और भले एक कार्यकर्ता ही सही लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं वो आपके लिए या फिर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहे पार्टी से जुड़े रहे या ना जुड़े रहे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आप कोई खास मैसेज या संदेश देना चाहेंगे चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव से पहले मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपने हमेशा बुद्धिमानी का परिचय दिया है और बहुत सोच समझ कर वोट देने का काम किया है। अभी आप देश और प्रदेश की जो स्थिति है, जो हालात है, हम सबके सामने में हैं और हमें एक अब समय आ गया है कि हम एक ऐसा नेता को चुने जो हमारे सुख दुख को समझ पाए, जो हमारे इलाके के कटान धसान पे बात कर पाए, जो शिक्षा पे बात कर पाए, जो रोजगार पे बात कर पाए, जो पलायन पे बात कर पाए, जो यहाँ की मूलभूत सुविधा से जो हम पीछे रह गए हैं उस पे बात कर पाए, जो सरकार की नज़र से नज़र मिलाकर हमारी हक को छीनकर हम तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो। ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना है और ऐसे लोगों पर विश्वास करना है। और हमें साथ में ये भी देखना है कि अभी जो देश और प्रदेश में जो माइनॉरिटीज़ की स्थिति है, जिस तरह से दबाया जा रहा है मुसलमानों को, अक़लियतों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जिस तरह से दबाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है, तो उसके खिलाफ में बुलंद आगे बढ़कर कौन आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे नेता को हमें देखना पड़ेगा। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे हक और इंसाफ की बात कौन कर पाएंगे, कौन कर रहे हैं। जो हमारे हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, जो हक और इंसाफ की बात करेंगे, हमें ऐसे नेता को चुन कर लाना है, हमें ऐसे नेता को मजबूत करना है और अपने जो क्षेत्र के मसाइल है, जो समस्या हैं, उसको हल कराने में हमें भागीदारी निभानी है। देखिए, एक आखिरी सवाल के जरिए समझना चाहूँगा कि बिहार में खास करके दो तरह के नेता हुए हैं। एक नेता हो जिन्हें टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ दिया, दूसरा नेता हो जिन्हें टिकट मिली, चुनाव भी लड़े, जीत भी गए, फिर उसके बाद पार्टी छोड़ दिया। तो मैं आपसे जो है समझना चाहूँगा, जो वर्तमान के विधायक है अंजार नेमी साहब, उनके बारे में आप किस तरह के राय रखते हैं, उनके कामकाज को लेकर, आगे किस तरह उनके साथ क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अंजार साहब तो जाहिर सी बात है कि एमआईएम से इलेक्शन जीते और कुछ दिनों में ही उन्होंने पार्टी जो छोड़ा, तो उसका गम और गुस्सा जो है यहाँ के अवाम में आज भी बरकरार है। अब किस परिस्थिति में उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद जब वो सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने सरकार में रहकर क्षेत्र की कितनी विकास की है, लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं, उसका तो हिसाब किताब लोग
इलेक्शन में ही दिखा देंगे। जाहिर सी बात है कि अगर बेहतर किए हैं तो लोग उनके लिए बेहतर सोचेंगे। अगर लोगों के विश्वास पर, लोगों के इस पर खड़ा अगर नहीं उतरे हैं, या लोगों की जो अपेक्षा उनसे थी अगर उस पर वो खड़ा नहीं उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये मिला जुला के सारा चीज़ जो है आवाम के हाथ में है, यहाँ के लोगों, बादुगंज इलाका के लोगों के फैसले पर है। और लोग एक तरफ चूँकि MIM से पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब हैं, और गठबंधन से शायद हो सकता है कि अंजार नईमी साहब होंगे। तो लोगों को इन दोनों में फैसला करना है, या फिर लोग तीसरा विकल्प को चुनते हैं, ये तो आवाम अनकरीब जो है वो फैसला कर ही लेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।